कह दिया कि सचिन मेरा भाई है चुनाव के टाइम पे। चुनाव के बाद में मैं भूल गया कि सचिन था कौन। जे साबुत है राजनीति की बात कर रहा हो तो मन थोड़ा सा लाग रहा है कि भाई राजनीतिक में उतरने को विचार। देखो ये सारी चीज़ें भविष्य के गर्त में है, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक संभव है, जहाँ पे मेरे को गरीब पीड़ित दिखेगा वहाँ पे मैं मेरा सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार हूँ। मलसीसर में डैम बनाया है पानी सप्लाई के लिए, तो पानी सप्लाई कहाँ हो रहा है? वो डैम के अंदर ही है, वो पानी बाहर नहीं निकला। कागजा मार। कागजों में पानी है। हर व्यक्ति है वो शॉर्ट शॉर्ट रूप से ज़्यादा इनकम चाहता है। तो शॉर्ट इनकम से वो इसलिए गलत प्रवृत्ति में जा रहा है क्योंकि वो लग्जरी लाइफ जीना चाहता है। नमस्कार, मैं सचिन सैनी थे देख रहे हो पीजीएस से इंडिया न्यूज अपने साथ में मौजूद हैं से ही कल्ला ग्राम पंचायत से विकास कुमार जी जो कि एक समाज सेवक हैं। आज आप इनसे बातचीत करांगा जानांगा इनकी जीवनी के बारे में कि भाई ये समाज सेवा ही क्यों चुनी। काम तो बहुत है करने के लिए लेकिन ये समाज सेवा ही क्यों चुनी, पूरी इनसे बातचीत करांगा तो वीडियो शेयर जरूर कर दियो। नमस्कार जी। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। एक थारी ये थोड़ी सी जीवनी के बारे में बताओ कि भाई जब जाना था ने कि भाई थे समाज सेवा करो हो तो यो ही कहीं चुने थे। मेरा जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ है, और मैं समाज सेवा ये है कि मैंने देखा कि आसपास कुछ एक मुद्दे ऐसे हैं जिनको राजनेता आते हैं, आश्वासन देते हैं, उन पे चलते हैं। एक बार चुनाव में तो वादा कर देते हैं। जैसे किसान की मुख्य मांग होती है बिजली की, पानी की समस्या है, आवारा पशुओं की समस्या है, और समय पर किसान को खाद बीज ये नहीं मिलते। मेन समस्या किसान की ही आती है। तो इन पे हर बार किसान को मिलता है सिर्फ आश्वासन। आज़ादी से लेके आज तक किसान को सिर्फ आश्वासन मिला है, इसके अलावा कुछ नहीं मिला है। ना तो चाहे सरकारें वो कांग्रेस की रही हों, चाहे भाजपा की रही हों, चाहे किसी अन्य दलों की, चाहे गठबंधन की सरकारें रही हों, किसान को आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला अभी तक। और देश का 70% जो आबादी है वो किसान कौम से बिलोंग करती है। ठीक है। तो 70% को आज के जो सेक्रेटरीट है वो 30% जनता के लेके विजन बनाती है, जो कारपोरेट घराने हैं उनको लेके विजन बनाती है। किसान का कोई रोल नहीं होता। ना तो किसान को टाइम पे, अभी मान लो एज प्रेजेंट अभी खरीफ की फसलों की बुआई चलेगी, तो ना तो बाजार के अंदर उनको कला बाजारी के अंदर कीटनाशक वगैरह जो भी है वो ब्लैक में मिलेगा सारा। तो सरकार का पहले दायित्व होता है किसान को समय पे बीज खाद उपलब्ध कराना। तो किसान को मिलता ही नहीं है, डबल दामों में मिलेगा। ऊपर से फसलें हैं, उनके भाव के यहाँ आप देख लो। जो किसान का मोह बैंक क्यों हुआ फसलों से? लागत ज़्यादा है, बचत कम है। उसके अंदर ये भी नहीं है कि टाइम पे उसको खाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिजली प्रॉपर मिलेगी नहीं मिलेगी। तो ये मुद्दे हैं। तो अन्य देखता है कि भाई थे समाज सेवा है बस वो चीज़। हाँ, अभी देखो, अभी मैं अकेला इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन धीरे धीरे अपन जागरूक करेंगे किसानों को भी कि समय पे हर चीज़ अवेलेबल हो। तो आप जो भी आपके बीच में राजनेता है उसके समक्ष अपनी मांगे पुरजोर तरीके से उठाओ, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो। अब अपने यहाँ पे क्या है समस्या, व्यक्ति को नहीं देखते, पार्टी को देखते हैं। अब कोई भी आ गया एक दिन, 5-6 महीने जनता के बीच में रहा, चुनाव आए, जीता और जाके बैठ गया, वापिस आएगा चुनाव में यहाँ पे हो रहे हैं सब बरसाती मेंढक। राजनेता कोई बच्चा नहीं है। ये मेन समस्या ये है कि 6 महीने जिसके साथ, अब जैसे मान लो मैंने आपको कह दिया कि सचिन मेरा भाई है चुनाव के टाइम पे, चुनाव के बाद में मैं भूल गया कि सचिन था कौन। रियल बात तो ये है। एक मैं थार से ये और पूछना चाहिए थे जब समाज सेवा के साथ साथ में भाई प्रोफेशनल तरीके से की। प्रोफेशनल तरीके से मैं एक टीचर हूँ। मैं कोचिंगों में पढ़ाता हूँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और मेरा आय का जरिया, मुख्य जरिया भी यही है। हाँ। तो आगे को के रहो या समाज सेवा ही या कुछ जैसा वो थे राजनीति की बात कर रहा हो तो मन थोड़ा सा लाग रहा है कि भाई राजनीतिक में उतरने को विचार। देखो ये सारी चीज़ें भविष्य के गर्त में है, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक संभव है, जहाँ पे मेरे को गरीब पीड़ित दिखेगा वहाँ पे मैं मेरा सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार हूँ। चाहे कहीं पे जाना पड़े, किसी पे मेरे खुद पर्सनल खर्चे पे जाऊँगा। मेरे जो काम मेरे से होगा मैं 100% करूँगा। हाँ, मैं मेरे तरीके से 100% देने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक मेरे से मदद की बात होगी तो मैं हमेशा मदद के लिए तैयार रहूँगा। एक मैं थार से भाई पूछ रहा हूँ कि ते बता रहे हो कि राजनीतिक में जानो तो एक आगो भविष्य को देखे जागो। तो अगर ते जानो स्टार्ट सोचो भी तो कड़े से करो। देखो सबसे बड़ी पंचायत होती है वो अपना घर होता है। ठीक है। तो मैं शुरुआत करूँगा वो ग्राम पंचायत से करूँगा, क्योंकि उससे बड़ी कोई संसद नहीं है। क्योंकि अपन जो गांव में बैठ के जो काम कर सकते हैं वो जयपुर बैठ के नहीं कर सकते, दिल्ली बैठ के नहीं कर सकते। दूसरी बात रही, भविष्य में यदि राजनीति में गया तो पहली बात तो ये कि ज़मीन से जुड़ के रहना है।
ये नहीं है कि चुनाव जीते चले बैठ के ऐसे में। एक जो वह नेता थे बता रहे हो भाई साहब कि भाई चुनाव आ गए हैं तो आके हाथ मिला रहे हैं, साथ में खानों भी खा रहे हैं। मैं देखा आप कह के घर जाके खानों भी खाए हैं, बगे बाद में वह मुंडो भी दिखा। तो ये तो मेन समस्या यही तो है कि धरातल पे जो एक्चुअल में जो कंडीशन है उनका पता ही नहीं है। अब कुछ नेता तो ऐसे हैं कि उनको ये भी नहीं पता कि गांव में पानी प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या समस्या पब्लिक के। उनको यहाँ से अधिकारियों को बोलते हैं हाँ सब 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 ठीक है, धरातल पे ना तो अधिकारी जा पाते हैं। आपने देखो, ये मैं एक प्रॉपर पंचायत की बात नहीं कर रहा, अपने झुंझुनू जिले में सबसे ज़्यादा सूखाग्रस्त है तो अपना झुंझुनू शेखावाटी में, क्योंकि यहाँ पे ना तो पानी की प्रॉपर व्यवस्था है। कई कई घर गांव तो ऐसे हैं जहाँ पे टैंकरों से पानी सप्लाई हो रहा है। तो नहर आज नहीं, आज से 35-40 साल पहले जहाँ अपन का जन्म भी नहीं हुआ उससे पहले अपन ये सुन रहे कि अब की बार नहर आएगी, अब की बार कहाँ है नहर? धरातल पे तो नहर नहीं है। अभी मलसीसर में डैम बनाया है पानी सप्लाई के लिए, तो पानी सप्लाई कहाँ हो रहा है? वो डैम के अंदर ही है, वो पानी बाहर नहीं निकला। कागजा मारे। कागजों में पानी है, कागजों में पानी की सप्लाई हो रही है, बाकी रियल में पानी नहीं है, तो धरातल पे काम नहीं हो रहा है। और झुंझुनू जिले का सबसे बड़ा दुर्भाग्य भी यही है कि यहाँ के जो नेता हैं वो भी धरातल पे काम नहीं कर रहे। रियल बात तो यही है, चाहे वो कोई भी नेता हो। सब वैसा आश्वासन दे हैं चुनाव के टाइम में वापस चल जाए हैं, तो थारो अलग किए रहेगा। देखो मैं किसान कौन किसान के घर जन्मा हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि किसान 6 महीने तक कितनी मेहनत करके एक फसल की बाट देखता है। उस पर कभी ओलावृष्टि की मार होती है, कभी अतिवृष्टि की होती है, कभी सूखा होता है, कभी आवारा आवारा पशुओं का आतंक होता है। तो बड़े बड़े यहाँ पे बनी हैं उनमें गौशाला की व्यवस्था होती या कुछ और होता, सरकार इस पे ठीक है, सरकार ने गौ हत्या पे बैन लगा दिया, ये अच्छी बात है क्योंकि सनातन धर्म में गौ को माता का दर्जा दिया गया है, ठीक है। लेकिन उसका प्रॉपर अपन वो दूध देती है तब तक तो अपन घर में बांध लेते हैं, उसके बाद रोड पे छोड़ देते हैं। ये कितना गलत बहुत है कि ज़्यादा। नहीं? और यदि अपन छोड़ रहे हैं तो उनकी अलग आवास की व्यवस्था तो करो, आवास चारे पानी की व्यवस्था करो ताकि वो रोड पे ना मरे। अब आप देख लो, अभी अपने झुंडों में देख लो कि रोज के 5-7 एक्सीडेंट तो गाय या सांड के आगे आने से होते हैं, तो जनहानि भी होती है। दूसरा ये है कि वो आवारा पशु हैं, वो फसलों का भी नुकसान करते हैं, तो उनका प्रॉपर तरीके से रहन सहन की व्यवस्था करें। करेगा कौन? अपन आगे आएंगे तभी। और आज का युग है वो युवा युग है, तो युवाओं को आगे आना ही पड़ेगा इसके लिए। एक मैं मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था कि भाई सरकार है जो ये झटका मशीन वगैरह है, आवारा जानवर की बात करिए, जो गोवंश हैं, सॉरी बेसहारा गोवंश हैं, तो अन के लिए जो झटका मशीन के लिए सब्सिडी वगैरह दे है, तो बान ना दे के मैं मेरा विचार रखूँ कि भाई हर ग्राम पंचायत में गौशाला निर्धारित कर दे कि होनी ज़रूरी है, तो किस हो रहा मान लो अपन मोटा मोटी लगा के चलें तो एक ये झटका मशीन है वो 10,000 रुपये की, तो नॉर्मल अपन मार्केट में लेंगे 10,000 रुपये की आती है। एक ग्राम पंचायत के अंदर अपन मोटा मोटी लगा के चलें तो 1,000 किसान लगा के चलें तो कितने रुपए हो गए? करोड़ों में हो गए। यदि एक गौशाला बनाए तो अपन 5 करोड़ में बढ़िया फैसिलिटी गौशाला बना सकते हैं ग्राम पंचायत के ऊपर। और फिर हर साल ये दे दें कि सरपंच है वो ग्राम पंचायत से चंदा इकट्ठा करे या कुछ भी, उस सरपंच की जवाबदारी दे देना सरकार। तो उससे दो फायदे होंगे, एक तो रोड के सहारे के जो कटीले तार बाड़ लगाते हैं, मान लो अपन बाइक पे जा रहे हैं, कुछ ही संतुलन बिगड़ गया, तार में चले गए तो नाड़ कटेगी, 100% कटेगी, वो कटीले तार है, तो उससे जनहानि होने का खतरा है। दूसरा, यदि अपन एक खेत से दूसरे में जा रहे हैं झटका मशीन लगा के, अगला मान लो अपन नहीं गलती से हाल लगा। गलती से हाथ लगा दिया, तो वहाँ पे डेथ होने के भी चांसेस, तो जनहानि भी होने के चांसेस है। तो उससे अच्छा है कि एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए ना, प्रॉपर इलाज करो। अब मान लो एक अपने पास है, छोटी सी बात कर लें, अपन कोई अपने शरीर का अंग डैमेज हो रहा है, तो अपन उसको दवाई दें या उसका परमानेंट इलाज करें? एक बार डोज दे के छोड़ने से कोई फर्क नहीं, कोई वो नहीं होना। प्रॉपर इलाज करो ना उस बीमारी का। एक मेरा लास्ट थार से यो रहेगो कि थे समाज सेवा करो हो, राजनीति मान को विचार भी बना रहे हो आगे, तो अब जो युवा पीढ़ी है जो गलत लाइन पकड़ रही है, जो नशे की तरफ जा रही है, सोशल मीडिया के ऊपर भी आपा देखा हाँ जो गलत गलत हरकत करके वीडियो वायरल करने की कोशिश कर रही है, यानी फेमस होने की कोशिश कर रही है, तो थे टीचर भी हो, तो बनने के कहना चाहोगा युवा पीढ़ी में? देखो अभी हर व्यक्ति है वो शॉर्ट शॉर्ट रूप से ज़्यादा इनकम चाहता है, तो शॉर्ट इनकम से वो इसलिए गलत प्रवृत्ति में जा रहा है क्योंकि वो लग्जरी लाइफ जीना चाहता है, मेहनत करना कोई नहीं चाह रहा। तो लग्जरी लाइफ है जीने के चांसेस क्या है, अपने को शॉर्टकट मारना पड़ेगा। तो शॉर्टकट कुछ समय के लिए तो अपने को फायदेमंद हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म चलना है तो अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। अब बात रही दूसरी
कि क्यों जा रहे हैं। एक तो देखो, ज़्यादा अपन किसी चीज़ को अति देते थे ना। जैसे अपने को मान लो कि अपन पहले पढ़े तो घर वालों से पैसे मांगते थे। अपन 100 रुपये मांगते थे तो अपने को 50 देते थे। आज वो सुविधा डबल हो गई, 100 मांगता है तो 200 देता है। तो वो 100 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करेगा, कहीं ना कहीं तो खर्च करेगा। खर्च कर रहा है तो वो जाहिर सी बात है, अच्छी चीज़ों के प्रति अपन कम आकर्षित होते हैं, और जो अपने नुकसान वाली चीज़ें उन गलत जगह। गलत जगह पर अपन ज़्यादा अट्रैक्शन देते हैं। अब एक तरफ अपने पास ये मंदिर है और एक तरफ आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहूँ, ठीक है, तो उसकी तरफ ज़्यादा लाइन मिलेगी, बाकायदा मंदिर है। और अपना दूसरी बात ये है कि अपन समाज है, समाज ने एक जगह बैठना छोड़ दिया तो उसका भी फर्क पड़ गया इसमें। क्योंकि धीरे धीरे पहले गांव में चौपाल पे बैठते थे, बुजुर्ग बैठते थे, अब वो धीरे धीरे बैठना भी कम हो गया, तो उस पर ध्यान कौन देगा बच्चों पे। जो मम्मी पापा है वो बाहर वर्क करते हैं, लगभग घरों में यही स्थिति है, छोटे बच्चे हैं, उनको संभालने वाला है नहीं, कोई टाइम देना है। दूसरी बात है सोशल मीडिया की बात की आपने, तो समाज को ख़त्म करने में सबसे बड़ा योगदान है वो अपने मोबाइल का है। क्योंकि यदि अपन घर में भी दो सदस्य पास पास बैठे हैं, दोनों के पास मोबाइल है, तो अपन आप आमने सामने बात नहीं करेंगे, मोबाइल में देखेंगे 100%। एक चाहे मेरी बात ले लो चाहे आपकी ले लो, तो ये रीज़न है। सोशल मीडिया ने तो समाज को तोड़ा है, जोड़ने से ज़्यादा तोड़ने का काम किया है। तो जो पेरेंट्स हैं पढ़ने के संदेश दोगा। देखो पेरेंट्स का ये है कि एक तो 18 साल से जो भी बच्चा है, जो स्कूलिंग लाइफ है, आप उसको मोबाइल दे रहे हो तो उसकी प्रॉपर निगरानी करो। आप मोबाइल उसको लिमिट समय के लिए दो। एक तो ये, यदि उसको ज़रूरी है, मान लो कि आज है वो एजुकेशन भी सिस्टम भी ऑनलाइन हो गया, तो उसकी क्लासें वो प्रॉपर क्लासें ही ले रहा है या और एक्टिविटी कर रहा है, उस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अभी वर्तमान समय है, ये ऐसा अपना डाउनफॉल आया है समाज के अंदर, अभी ये कहाँ जाके रुकेगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि अब हर रोज़ ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं जो अपन यहाँ पे कैमरे के सामने नहीं बोल सकते। तो वो डाउनफॉल आया, वो कहाँ जाके टिकेगा इसका किसी को अंदाज़ा नहीं है। तो वक्त रहते, जैसे कुछ एक देश है जैसे ऑस्ट्रेलिया, उसमें 18 साल से छोटे बच्चों है उसके लिए सोशल मीडिया पूर्ण रूप से बंद किया है। तो भारत सरकार भी समय समय पे कदम उठा रही है, लेकिन भारत सरकार उठाए उससे पहले एक पेरेंट्स के तौर पे, एक बड़े भाई के तौर पे अपनी भी जवाबदारी है कि अपना छोटा भाई क्या कर रहा है उस पर प्रॉपर निगरानी रखें। चलो भाई साहब, धन्यवाद थार से बात करी है और जो जानकारी थे दी है बगले, और जो चैनल के लिए जो इतना समय निकाले बगले बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी को, राम राम।